स्क्रीन विजिबल हो रही बेटा? स्क्रीन विजिबल हो रही बेटा आप लोग को? हाँ सर, लेकिन साफ नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, अभी तो वो साफ नहीं दिखेगा, धीरे धीरे साफ दिखेगा। बस अभी स्क्रीन पे आ रहा है ना, लैपटॉप का स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है, बस वो। चलिए, स्टार्ट कल किया था हमने, टाइप ऑफ असेसमेंट स्टार्ट किया था। अच्छा, बिलेटेड क्या था आपका? कल का ही टॉपिक पढ़ाया था सर, जो ड्यू बिलेटेड डेट के रिटर्न। बाद बिलेटेड हाँ ठीक ठीक, बिलेटेड ये रिटर्न ऑफ इनकम। बिलेटेड या इनकम टैक्स जब भी आप फाइल करते हैं तो मान के चलते हैं कि अगर एक ड्यू डेट होती, यानी सरकार ने बता के रखा हुआ है कि भाई इस डेट तक आपको क्या कर देना है, टैक्स का पेमेंट कर देना है। तो जब आप ड्यू डेट से ज्यादा टाइम ले लेते हैं और उस फाइनेंशियल ईयर से खत्म होने से पहले पहले जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ असेसमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहला हो जाता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या हो जाता है? सेल्फ असेसमेंट का मतलब हो जाता है कि भाई जब एक एसएससी खुद अपने इनकम का असेसमेंट करता है, यानी कैलकुलेशन करता है और कितना टैक्स पे करना है ये बताता है। फिर आपका रेगुलर असेसमेंट हो जाता है, जब आप हर पिछली साल की इनकम पे अगले नेक्स्ट ईयर आप क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट का, इनकम की इंफॉर्मेशन देते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो वो क्या कहला जाता है? रेगुलर असेसमेंट कहलाता है। फिर आपका था एक्सपर्ट असेसमेंट। अब यही एक्सपर्ट असेसमेंट जो होता है अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब इसी एक्सपर्ट असेसमेंट यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? सर टॉपिक क्या एक बार फिर से बता दीजिए। टॉपिक है सर, टाइप ऑफ असेसमेंट जो स्टार्ट किए थे बेटा उसी को स्टार्ट हाँ जी बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये एक्सपर्ट। अपनी माइक ऑफ कर दीजिए। एक्सपर्ट असेसमेंट, जिसे हम बेस्ट असेसमेंट जजमेंट भी कहते हैं। अब बेस्ट असेसमेंट जजमेंट या एक्सपर्ट असेसमेंट हिंदी में एक पक्षीय कर निर्धारण, ये कल आपको बताया था। अब इसी से आपको स्टार्ट करना है लिखना सबसे पहले तो, कि अब इसमें होता क्या है। अब एक एसएससी, एसएससी मतलब करदाता, जिसको कर देना है, जिसे टैक्स देना है, एसएससी जब अपना रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाता है, वो अपनी इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, देता भी है तो गलत तरीके से फॉर्म भरता है ना, प्रोसीजर सही नहीं उसने अपनाया है, तब ऐसी सिचुएशन में जो टैक्स का ऑफिसर होता है, टैक्स ऑफिसर होता है, अब उसे ये असेसमेंट का काम करना पड़ता है कि भाई उसकी इनकम कितनी है और उसे कितना टैक्स देना रहेगा। तब एक टैक्स का ऑफिसर जो ये पूरा असेसमेंट का काम करता है, तो अब टैक्स ऑफिसर तो सबसे बेस्ट बंदा है, उसे सारे सारे टैक्स की चीजें पता है। अगर वो असेसमेंट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बेस्ट असेसमेंट जजमेंट या एक्सपर्ट असेसमेंट कहा जाता है। तो यही इसकी मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, ठीक है? इसे लिख लीजिए सबसे पहले। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। पूरा लिखे सर। If the SSC fails to make the return and comply with all the terms of notice and fails to get his account audited as required by the assessing officer, after considering all the incomplete materials and evidences furnished by the SSC, is under an obligation to make the assessment of total income or losses to be best of the judgment, and this type of judgment is called expert assessment. हाँ यार, पूरा कहीं से कुछ काटने लायक तो लग नहीं रहा है। सर ये कौन से सब्जेक्ट का है? इनकम टैक्स चला बेटा।
इनकम Okay, टैक्स ओके ये किसी जरा कुछ लोग का माइक ऑन है, ऑफ कर लें। ठीक, कंप्लीट दैट। अभी भी किसी का सर माइक अनु ऑन का है। है। अनु अपना ऑफ कीजिए बेटा। ठीक, fail to get his account edited as required. अच्छा, अब ये सिचुएशन क्या हो जाती है आपकी कि असेसिंग ऑफिसर कर तो रहा है मगर वो मजबूरी में कर रहा है। असेसिंग ऑफिसर्स को और भी बहुत से काम होते हैं मगर वो आपका असेसमेंट करने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो अगर उस असेसिंग ऑफिसर को आपका असेसमेंट करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने गलती कर दी है और इसके लिए आपको पेनल्टी भी आप पर लगाई जाती है कि भाई आपको अपनी चीजें सही करनी चाहिए थी। हमारे असेसिंग ऑफिसर को आपका असेसमेंट करना पड़ रहा है, तो भैया अब इसके लिए तुमको फाइन तो देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। तो इसमें फिर पेनल्टीज का भी प्रावधान है। ये हो गया बेटा? यस सर। सर इससे पहले कोई टॉपिक आपने नहीं करवाया नहीं नहीं, था क्या? अभी नहीं, मतलब अभी नहीं, अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया है। यही पहला टॉपिक है, बेस्ट असेसमेंट जजमेंट एक्सपर्ट असेसमेंट का। ओके सर। इसके आगे देखा जाए बेटा। सर बस 2 मिनट। ओके, सर एक बार और बता दीजिए। यही बेटा, ये एक्सपर्ट असेसमेंट या इसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कहा जाता है कि जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर को आपके अकाउंट्स का क्या करना, आपकी इनकम का असेसमेंट करना पड़ जाता है कि आपकी कितनी इनकम है, आप कितना टैक्स देंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेस्ट असेसमेंट जजमेंट या एक्सपर्ट असेसमेंट कहते हैं। और इसकी सिचुएशन होती है कि अब इसकी, चलो आगे की चीज अभी डिस्कस कर लेता हूँ, सुनते रहिएगा, लिख रहे हैं ठीक है। कि अब इसकी सिचुएशंस क्या होती है, किन कंडीशन में
एक अब यही हमको आगे लिखना है कि वो कंडीशन कौन है जिसमें एक असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स का ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा, आपका कर निर्धारण करेगा। तो पहली चीज तो अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है, आपके अकाउंट्स अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया है, तब इनकम टैक्स ऑफिसर ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी है और वो इंफॉर्मेशन आप अवेलेबल नहीं करवा पाते। अगर आप अपनी इनकम का पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करवा पाते या पूरा डिटेल नहीं दे पाते, तो ये देखिए ये सिचुएशंस है जब आपकी इनकम का आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, आप वो नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, आपके अकाउंट्स आपने ऑडिट नहीं करवाए हैं, उनका अंकेक्षण नहीं करवाया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होता है, एक ऑफिसर को फिर आपके असेसमेंट करना पड़ जाता है। ठीक, तो फिर हम ये लिखने के बाद अब हम वो कंडीशंस लिखेंगे जिसमें एक ऑफिसर को, एक इनकम टैक्स ऑफिसर को आपका असेसमेंट करना पड़ेगा। आई होप बेटा ये हो गया होगा। हो गया सर। हो गया? किसी का नहीं हुआ है तो एक दो लाइन छोड़ दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी तक, नहीं तो लेट हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा बाद में भी आए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके। अब जो बेटा मैं आपसे बात कर रहा था कि वो सिचुएशंस क्या होती हैं, कि व्हाट आर दोज कंडीशंस, है ना, ये कंडीशंस कौन सी है, फॉलोइंग कंडीशंस, वो परिस्थितियां, निम्न परिस्थितियां हैं जिसमें क्या होता है कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर को आपका असेसमेंट करना पड़ जाता है। देखिए अभी मैं इसे जूम भी कर दूंगा, अच्छा पहले जूम ही कर देता हूं। पहले ये हिंदी वाला जूम कर देता हूं। ठीक है, ये हिंदी वाला जूम कर दिया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फिर से आप जूम भी कर पाएंगे अपने सेक्शन को। और फिर ये है आपका हिंदी, इंग्लिश का। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का हो गया। अब मैं इसे नॉर्मल कर दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से अपने सेक्शन को जूम कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, और जितना जितना मैंने अंडरलाइन किया है ना बेटा, बस वही लिखना है। ये इंग्लिश में जितना ब्रैकेट किया बस उतना लिखना है, हिंदी में जिसके नीचे अंडरलाइन किया बस उतना लिखना है, एक दूसरे के साथ। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अब कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये आती है कि अगर आपने अपनी इनकम का डिटेल नहीं दिया है, तब एक इनकम टैक्स ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा। ठीक, दूसरा, अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए मांगा गया है, कोई इंफॉर्मेशन मांगा गया है, आपने नहीं प्रेजेंट किया, तो आपको असेसमेंट, ये बेटा किसका ऑन है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपका असेसमेंट करेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपका अकाउंट्स और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर ऑडिटेड नहीं है, अगर ऑडिटेड नहीं है, उनका अंकेक्षण नहीं हुआ है, तो फिर असेसिंग ऑफिसर आपका अकाउंट ऑडिट करेगा। और अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करवाई है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है आपका, तब असेसिंग ऑफिसर आपका अकाउंट का ऑडिट करेगा, यानी सॉरी आपका असेसमेंट करेगा। ठीक है ना, तो ये चार कंडीशन लिख लीजिए, जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन किए हैं वही लिखिएगा। सर इसमें जो सेक्शन दिया है वो नहीं लिखना है? नहीं नहीं, सेक्शन बिल्कुल मत लिखिएगा, इतना सेक्शन कोई याद नहीं होने वाला, बेवजह का लिख के टेंशन बढ़ाएंगे, कोई इस पे मार्क्स वुक्स नहीं कटने वाले। ठीक है, तो सेक्शन मत लिखिएगा, जितना ब्रैकेट में किया है बस उतना लिखिए। हिंदी में जितना अंडरलाइन किया है कि जब करदाता स्वतः ही आय का विवरण दाखिल नहीं किया है ना, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। हिंदी में दूसरा पॉइंट, जब करदाता खातों तथा अन्य प्रपत्रों को कर निर्धारण अधिकारी के प्रमुख प्रस्तुत नहीं कर किया है, तो जितना अंडरलाइन किए हैं बस उसी को एक साथ मिला के लिखना है आपको। हो जाएगा तो बताइएगा बेटा।
देखिए पीछे बैकग्राउंड में मुझे आप लोगों की कुछ चैट दिख रही है, ठीक है, तो चैट बेवजह का बैकग्राउंड में मत कीजिएगा। अच्छा ये लिख रहे हैं तो फिर इसके आगे का टॉपिक का आप लिखते रहिए, जो ध्यान देते रहिएगा जो बोल रहा हूँ। अब भाई आपने बेस्ट असेसमेंट जजमेंट में अभी आपको बताया कि एक तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर आपका बेस्ट असेसमेंट जजमेंट होने की सिचुएशन आ गई है कि अगर एक इनकम टैक्स ऑफिसर, अब उसको मजबूरी में अब आपका इनकम टैक्स असेसमेंट करना पड़ रहा है, तब आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी क्या हो सकती है कि मिनिमम 1,000 रुपए की या तो पेनाल्टी लगेगी और मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है कि भाई क्यों नहीं अपना अकाउंट एडिट करवाया, क्यों नहीं अपनी इनकम का इन्फॉर्मेशन दे रहे, इन्फॉर्मेशन दी हो तो सही क्यों नहीं है ना। इन सब चीजों पे यहाँ पे पेनाल्टी लग सकती है जो कि 1,000 से 25,000 रुपए तक हो सकती है। अभी लिखवाऊंगा उसे। फिर अच्छा ये लिख लीजिए, तभी उसको सामने जब रिप्रेजेंट रहेगा ना तभी बताता हूँ उसको। इसे कर लीजिए। हो गया सर। हो गया। किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, इतना ज्यादा चीजें नहीं थी, केवल पॉइंट एक एक लाइन में लिखना था, कोई सेक्शन उक्शन लिख हो के गया आपको सर। परेशान नहीं होना। हाँ नहीं हुआ है सर। अच्छा अच्छा कर लो। ए तुम लेट में आए थे आर्यन। हो गया सर। हेलो ठीक है, तो ये हो गया आपका। जिसका नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे बेटा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर जिसका नहीं हो हो पाया गया हो। सर। सर कहाँ तक लिखना है इसमें? अपर्याप्त तक लिखना है? हाँ हाँ अपर्याप्त, जहां जहां जिसके नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ किया हुआ है ना बेटा, बस उतना ही लिखना ही है आपको कि जब करदाता द्वारा प्रस्तुत आय का विवरण कर निर्धारण अधिकारी की दृष्टि में अपर्याप्त हो, अपर्याप्त हो, या नहीं ये पूरा कर दो, अपर्याप्त, अपूर्ण या दोषयुक्त हो, यहाँ तक अपर्याप्त, अपूर्ण या दोषयुक्त हो। ठीक है चलिए इसके आगे चलते, हो गया ना। यस सर, हो गया। ओके बेटा ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, जो आपको अभी मैं बता रहा था कि अगर असेसिंग ऑफिसर को आपके टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ जा रहा है भैया, तब आपके लिए पेनाल्टी वो लगाएगा कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया और अपना काम उसके सिर पे डाल दिया। तो आपको बताया कि भाई पहला तो सिचुएशन ये हो जाती है कि 1,000 रुपए से 25,000 रुपए तक आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरा, आपके ऊपर पेनल्टी के साथ साथ जेल भी डाला जा सकता है अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन रहेगी तो। ठीक,
तीसरी चीज है, अगर कोई कंपनी है या फर्म है, अगर उन्होंने ये गलती किया है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है ना? क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है ये, कि अगर एक इंडिविजुअल है तो 1000 से 25,000 रुपए तक पेनल्टी लगाई जा सकती है, नहीं तो पेनल्टी भी लगाएंगे, जेल में भी डाला जा सकता है। फिर कंपनी और फर्म पे आ जाइए, अगर कंपनी और फर्म है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको मिलता है, रिफंड मिलता है, अगर आपका पैसा ज्यादा टैक्स के तौर पे कट गया है तो आपको रिफंड भी मिलता है गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो रिफंड रोका जा सकता है। आप अपने लॉसेस को जो आगे ले जाके कैरी फॉरवर्ड करके अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी 1 साल का नुकसान अगले सालों में ले जा सकते हैं, उस कैरी फॉरवर्ड से भी आपको मना किया जा सकता है। The SSC shall not be entitled to carry forward the losses। तो अगर बेस्ट असेसमेंट जजमेंट केवल कहने के लिए, मगर ऐसी सिचुएशन में आपके लिए केवल नुकसान ही नुकसान रहता है। ठीक, तो इसे जल्दी से कर लीजिए, ये 5 पॉइंट हैं। ये पूरे पूरे आपको लिखने हैं कि अगर फाइन पूरा नहीं है तो दोनों चीजें आपको हो सकती हैं, पेनलाइज्ड भी किए जा सकते हैं एंड पनिश्ड विद द बोथ। फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। If the SSC is a firm, then its registration can be refused, and if the firm is already registered, then it can be cancelled। बस यहीं तक लिखिए। Under this section, refund may not be granted। अगर आपका किसी तरीके का रिफंड होगा उसे ग्रांट नहीं किया जाएगा, यानी उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड का रूल अभी तक भी किसी को याद है कि नहीं याद है? कैरी फॉरवर्ड के रूल क्या थे बेटा आपके? 8 साल और 4 साल के। स्पेकुलेशन बिजनेस और कैजुअल इनकम वाला जो रहता था, और हॉर्स रेस वाला जो रहता है, वो अगले 4 सालों तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसी की इनकम में से ही केवल एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी आपके लॉसेस होंगे, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन पे अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी पे हो रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन पे हो रहा है, तो आप सब उसे क्या कर सकते हैं, अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड का लिखवाया हुआ था। उसका थर्ड पॉइंट कैंसिल्ड तक लिखना है। हाँ हाँ, कैंसिल तक लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लिखें कि प्री परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। कैंसिल तक लिख दीजिए उसे। और जिसका भी कोई नेटवर्क का इश्यू होगा परेशान मत होइएगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। हो गया बेटा? नहीं हुआ है सर। अच्छा अच्छा।
हो गया सर। हो गया? किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, नहीं तो फिर आगे चल रहा हूँ। और किसी का नहीं सर। अच्छा अच्छा हो गया सर। हो गया? अच्छा ठीक है। किसी और का जिसका ना हो पाया हो? अच्छा, आई विश हो गया होगा सबका। ठीक है, आगे चलते हैं अब इसके। तो ये तो हो गया आपका बेस्ट असेसमेंट जजमेंट की बात है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये पैन कार्ड वाला ना क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा आता है ये पैन कार्ड का क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द पैन कार्ड एंड व्हाट आर दो सिचुएशंस वेयर पैन कार्ड इज नेसेसरी टू बी यूज्ड, कि वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें पैन कार्ड से आप क्या समझते हैं, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब आपको पैन कार्ड को यूज करना रहता है ना? तो आप पैन कार्ड इतना ही बस आप बता सकते हैं कि ये 10 नंबर का एक अल्फा न्यूमेरिक एक आइडेंटिटी का नंबर होती है, एक एसएससी की, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में यूज किए जाते हैं। इन्हीं को पैन कार्ड कहा जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब इन्हें कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है? अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा हो गई है ना? यानी कि आपकी टैक्सेबल लिमिट क्या है? 2.5 लाख है, ठीक? तो 2.5 लाख से अगर आपकी ज्यादा इनकम हो रही है तो अब आपको अपना पैन कार्ड यूज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप किसी और के जगह पे टैक्स पेमेंट करने का काम कर रहे हैं, किसी और के बिहाफ पे टैक्स पेमेंट करने का काम कर रहे हैं किसी और की जगह पे, तो भी आपको पैन कार्ड दिखाना मस्ट हो जाता है। अगर आप एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हैं, ऐसी सिचुएशन में भी आपको पैन कार्ड दिखाना कंपलसरी होता है। इसमें केवल इतना लिखेगा, प्रत्येक आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता, इतना ही नीचे जितना अंडरलाइन कर रहा हूं उतना ही लिखिएगा। आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के लिए कर दीजिएगा केवल लास्ट में, प्रत्येक आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता के लिए, है ना? के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दीजिएगा फॉर एवरी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, ऐसे इतना लिख दीजिएगा बस। एनी एसएससी हु इज एलिजिबल टू डिपॉजिट सर्विस टैक्स, अगर कोई सर्विस टैक्स पे कर रहा है तो उसको भी ये देना जरूरी हो जाता है। अगर सेंट्रल एक्साइज एक्ट में वो रजिस्टर है तब उसे देना जरूरी हो जाता है। और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का काम अगर वो कर रहा है, एनी पर्सन हु इज लाइबल टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स, जिन्हें सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट करने का अधिकार प्राप्त होता है, राइट्स अवेलेबल उनके पास होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास पैन नंबर देना जरूरी हो जाता है उन लोगों को। तो ये आपकी सिचुएशन है जहां पे पैन कार्ड कंपलसरी होता है आपका। सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट नहीं लिखना है ना? नहीं नहीं, लिखना क्यों नहीं, सारे पॉइंट्स लिखने बेटा, मैं तो बस बता रहा था कि एक लिमिट से ज्यादा है तो आपको पैन का, अगर आपकी इनकम लिमिट से ज्यादा है मतलब टैक्सेबल दायरे में आ रहे, कर के दायरे में आ रहा है, यानी 2.5 लाख से ऊपर, तो आपको पैन कार्ड जरूरी है। किसी और के बिहाफ पे आप दे रहे हैं, टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, आपको जरूरी है। अगर आप एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं,
तब आपको जरूरी है। सर्विस टैक्स के दायरे में अब आ रहे हैं तो जरूरी है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट के में रजिस्टर्ड बंदे हैं तो आपको जरूरी है। और अगर आप टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर रहे हैं तो आपको पैन की जरूरत पड़ती है, आपको पैन कार्ड वहां पे प्रेजेंट करना रहता है। 6 पॉइंट लिखने हैं। सर ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट क्या होता है? बेटा सेंट्रल एक्साइज एक्ट ये गवर्नमेंट का एक्ट बना हुआ है बेटा, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ठीक, सर हेडिंग क्या डालें? हेडिंग आपको केवल पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय पैन कार्ड एंड द सिचुएशंस वेयर इट कैन बी यूज्ड या इट इज नेसेसरी टू बी यूज्ड। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब इन्हें यूज करना रहता है। तो केवल पैन कार्ड के बारे में पूछेगा तो आपको ये सब लिख देना है। अब जितने भी पॉइंट, 6 में से 6 पॉइंट तो याद नहीं रहेंगे, कम से कम 4-5 पॉइंट याद रहेंगे, काम हो जाएगा। तो पैन कार्ड के बारे में पूछेगा तो आपको ये पूरा लिख देना है। अच्छा, अब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल करवा लिया है। जैसे ही ये क्लास अभी खत्म होती है तो वो जो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन, उनसे रिलेटेड जो चीजें बची हुई थी मैंने कहा था कि मैं भेजूं, बस अभी की ये क्लास खत्म होते ही मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। उसे कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। हो गया बेटा सबका? किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे। नहीं सर। अच्छा अच्छा, कर लीजिए कर लीजिए। अच्छा, ये मिनट अब खत्म होने वाला है, ये सेशन खत्म होने वाला है, तो अभी आज के लिए इतने ही रखते हैं। फिर कल एक चैप्टर है आपका रिफंड ऑफ टैक्स, नहीं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, उसे पढ़ाते हैं। इसका जो ये टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस का है वो अभी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो जिसका हो गया है वो लीव कर सकते हैं, नोट्स में ग्रुप में भेज दे रहा हूँ अभी। ओके सर, बाय सर। बाय। कल भी अभी क्लास लूंगा मैं। जिसका नहीं हुआ बेटा जा नहीं बोल दे तो, नहीं तो अगर सबका हो गया है तो फिर सेशन क्लोज होने ही वाला है, 1 मिनट के अंदर अपने आप क्लोज हो जाएगा। हो गया सर। ओके बेटा, और किसी का जिसका नहीं हुआ अभी तक? चलिए ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं इसे।